Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका आज लेक्चर नंबर 7, ये एक बड़ा टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसका लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड उसके न्यूमेरिकल। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस देख चुके हैं, हमने दो इसका इलेक्ट्रोलिसिस देखा। पहला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl और दूसरा देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ओके, एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। तो पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है, लेक्चर नंबर 6, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये उस पे बेस्ड है, उसका ये आधा पार्ट है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कौन से? क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले। इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या पता चलता है, और उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मीनिंग क्या है बच्चों, कि जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हुई थी तो हम क्या कुछ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते, किसी की क्वांटिटी निकाल सकते। जैसे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, पास हुए, मतलब क्या हो रहा है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और एनोड क्या कर रहा था, कैथोड की तरफ उसे ट्रांसफर कर रहा था थ्रू द बैटरी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा, इसीलिए बैटरी को इलेक्ट्रॉन पंप भी कहते थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितने मोल्स में होगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, हमने देखा कि एनोड पे क्या होता है, गैस रिलीज होता है, और कैथोड पे क्या होता है, मेटल डिपॉजिट होता है। तो क्या उसका हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना गैस रिलीज हुआ है या फिर कितना क्या मेटल क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका मास क्या होगा, पहले हमने मोल्स देखे, फिर उसका मास क्या होगा। ये सारे चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रोलिसिस से। तो हाँ, यस, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें सबसे पहले देखना है क्ैल्कुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई उससे, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ चीज़ें लिख ली मैंने यहाँ पे। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल इज द अमाउंट ऑफ करंट, करंट का सिंबल होगा कैपिटल I, पास थ्रू सेल फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए आप कितना करंट पास कर रहे हो, इस पे क्या डिपेंड होगी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है कूलोम में,
करंट होता है एम्पियर में, टाइम होता है सेकंड में। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इनको कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो कभी कभी टाइम देते हैं, वो आवर्स में भी देते हैं, मिनट्स में भी देते हैं, तो आपको सेकंड में उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट इनटू टाइम। कितना करंट कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो क्यू लेना है और उसका सिंबल क्या होगा, मतलब उसका यूनिट क्या होगा, कूलम्स। जब आई होगा करंट को क्या लेना है, आई लेना है। करंट और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फर्क है। करंट को हमेशा आई सिंबल देना है और वो होना चाहिए एम्पियर में, और टी जो होता है टाइम हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो कभी कभी एक न्यूमेरिकल में ना करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और यूनिट से डिसाइड करना है आपको कि वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर करंट है। ओके, अगर कूलोम दिया है उसका यूनिट तो वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, अगर एम्पियर दिया है तो वो क्या होगी, होगा करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। ओके, या फिर करंट भी कहा जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया, Q इज इक्वल टू आई टी, वेयर Q इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, I इज द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द सेल एंड T इज द टाइम फॉर द पासिंग ऑफ करंट। तो ये पहला फॉर्मूला है जिस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने। दूसरा हमें देखना है अभी, तो हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास। तो कितने मोल्स क्या है, एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जाते हैं, तो उसे क्या है, मोल्स ऑफ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो टोटल चार्ज क्या होता है, अभी हमने देखा टोटल चार्ज होता है Q। आपके बुक में क्या किया है, हर जगह पे क्या किया है, Q लिखा है और ऐसे ब्रैकेट में C लिखा है, या फिर I लिखा है ऐसे ब्रैकेट में A लिखा है, T लिखा है ऐसे ब्रैकेट में S लिखा है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है, उन्होंने यूनिट को ब्रैकेट में लिख के दिया है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब फॉर्मूला लिखना है तब हम यूनिट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैंने कहीं पे भी यूनिट नहीं लिखे, एक बार समझ लो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स, करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकंड। तो हर बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बुक में जो दिया है उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है जो चार्ज जो होगा पास वो Q होता है, और Q किस में होगा, कूलम में होगा। एक जो मोल होगा, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96500। ये फैराडे कहा जाता है इसे। 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम्स। एक्चुअली ये फैराडेज लॉ थे, लेकिन आपके बुक में वैसा मेंशन नहीं किया है। तो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी थी, 96500 कूलम। तो 1 मोल की वैल्यू भी कितनी होगी, 96500 कूलम भी होगी, और ये कूलम का यूनिट है C। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, तो कितनी मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट एक्चुअली पास, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड बाय 96500। ये भी हमारे पास आ गया सेकंड फॉर्मूला। कभी कभी अगर आपको पूछा कि कोई कंडीशन दी और पूछा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, तो क्या करोगे, पहले Q को कैलकुलेट करोगे, फिर Q में से इसको निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द सेल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम डिवाइड बाय 96500। ये वैल्यू कहाँ से आई, 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500। जो फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस पे बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट किए। उनके 2 लॉज है इलेक्ट्रोलिसिस पे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो वहाँ से ये वैल्यू आई है, उन्होंने ये वैल्यू को दिया था 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, और उतनी इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पास करता है। तो हमें बाद में थर्ड देखना है कैलकुलेशन ऑफ मोल प्रोडक्ट फॉर्म। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कैथोड पे और एनोड पे, जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनके कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है जो स्टोइचियोमेट्री होती है, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं हाफ रिएक्शन के, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे समझ लो कि यहाँ पे 2Cl माइनस इज कन्वर्टेड इनटू 2Cl विथ रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl नहीं Cl2 गैस। ओके, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भूले तो नहीं, जो रिएक्शन बैलेंसिंग में जो नंबर यूज होते हैं उसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका कितने मोल है, कोएफिशिएंट 2 है, 2 मोल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मोल, यहाँ पे कितने होंगे, 2 मोल।
तो ये जो होते हैं हाफ रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्री, ये क्या करती है, ये हमें इंडिकेट करती है। ओके, सो स्टोइचियोमेट्री ऑफ हाफ रिएक्शन इंडिकेट्स द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास एंड मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं ये कहाँ से पता चलेगा, और कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ये कहाँ से पता चलेगा, स्टोइचियोमेट्री से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 मोल, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल, अगर 4 है तो 4 मोल। तो ऐसे जो मोल से स्टोइचियोमेट्री से हमें पता चलता है। तो क्या हम मोल रेशियो निकाल सकते हैं दोनों का? यस, हम निकाल सकते हैं। मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन डिवाइड बाय मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसलिए इन दोनों का रेशियो होगा। अगर इनमें से मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालनी है तो मैंने इस क्वांटिटी को इस साइड में कर दिया। सो मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल रेशियो इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो। लेकिन Q को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया हमारे पास मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करने का। और दूसरा फार्मूला देखो क्या होगा, दूसरा फार्मूला होगा मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाय 96500। मतलब Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू आई टी, करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड। तो Q की वैल्यू को हम स्प्लिट करके ऐसे भी लिख सकते हैं I एंड T। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो और आई टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो। तो इन दोनों फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो हमें न्यूमेरिकल देखने ही है, लेकिन यहाँ पे भी समझ लो। नेक्स्ट हमें देखना है मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस। हमने मोल्स देखे, मोल्स और मास में फ़र्क होता है। मोल्स मतलब क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और मास क्या होता है, मास मतलब उसका जो वेट होगा सब्सटेंस का, प्रोडक्ट का, वो वेट। तो मास को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय W, क्योंकि कुछ तो वेट होगा 0.5 ग्राम, 2 ग्राम, वॉटेवर। तो ये क्या होगा, W से उसको डिनोट करेंगे। उससे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा द वेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मोल्स और मोलर मास का अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वेट मिलेगा, मतलब मास मिलेगा प्रोडक्ट का। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या फॉर्मूला था, I इंटू सी, करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू क्या आएगा, मोलर मास। मोलर मास भूले तो नहीं, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपका Cl2 फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 35.5। तो ऐसे कैलकुलेट करते, याद है ना। तो मोलर मास जो होता है प्रोडक्ट का, मोलर मास यूज करेंगे यहाँ पे। सो द मास ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा, करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय 96500। तो ये हो गया जब सिंगल सेल था। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आती है व्हेन द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आपकी इसमें डायग्राम नहीं दी बुक में। सपोज ऐसे 2 सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो समझ में आया है, जो कंटेनर होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सपोज ऐसे 2 बीकर है, अच्छे से ड्रॉ हुई है क्या, ओके, सी हियर, ओके। इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप किया, इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डिप किया। 2 सेल है तो दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे, ओके। इन दोनों को क्या कर दिया, बैटरी को ज्वाइन कर दिया। और इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा होता है कनेक्शन इन सीरीज, इसे कहा जाता है कनेक्शन इन सीरीज। आपके बुक में सिर्फ मेंशन किया है व्हेन 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसे कहा जाता है 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब 2 क्या हो रहे हैं, 2 जो सेल है, 2 में एक ही बैटरी करंट पास कर रही, तो क्या होगा, करंट सेम ही होगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव।
तो इस सेल के लिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होता है हमारा, एनोड। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कैथोड। यहाँ पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होगा इसका, ये क्या होगा, कैथोड होगा। तो इसे क्या बनना पड़ेगा, एनोड बनना पड़ेगा। ये है बैटरी, तो इसे कहेंगे कनेक्शन इन सीरीज। ओके, तो भी आपके सामने डायग्राम है कनेक्शन सीरीज का कैसे होता है, बुक में नहीं है इसलिए ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन क्या हो सकता है, इफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हाउ आर मासेस ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ऑफ द टू सेल्स कैलकुलेटेड। तो दोनों में सेम ही प्रोसेस होगी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड मूव टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। ओके, तो क्या होगा, एनोड पे गैस लिबरेट होगा, कैथोड पे डिपोजिशन होगा। यहाँ पे सेम होगा, एनोड पे गैस लिबरेट होगा, कैथोड पे क्या होगा, डिपोजिशन। क्या इस मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं दोनों भी सेल में, क्योंकि दोनों में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेम ही पास हो रही है, क्योंकि बैटरी जो सोर्स है, सोर्स एक ही है, टाइम भी सेम ही होगा क्योंकि उसको कनेक्ट किया है इन द सीरीज। तो क्या अगर इस दोनों सेल में हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करते, तो क्या हम जो मास फॉर्म हो रहे हैं कैथोड और एनोड पे, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो यस कर सकते हैं। तो सपोज इस पे जो मास फॉर्म हो रहा है उसे मैंने W1 नाम दिया, और इस पे जो मास फॉर्म हो रहा है उसे मैंने W2 नाम दिया। ये सेल 1 है ऐसे समझ लो, ये सेल 2, ये दो सेल को कनेक्ट किया है सीरीज। तो W1 को क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखो W1 को क्या लिख सकते हैं हम, W1 इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड बाय 96500 इंटू क्या था, यहाँ पे हमने उसके साथ देखा था मोल रेशियो। ये मोल रेशियो किसका होगा, फर्स्ट का होगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं हम, इनटू अभी मोलर मास को मैं डायरेक्ट M1 लिख रही हूँ। M1 मीन्स द मोलर मास, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मोलर मास। ओके, मोल फ्रैक्शन भी क्या है, यहाँ पे 1 लिखा है, फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन। W2 मैं लिखने जाऊँ तो क्या लिख सकती हूँ, W2 तो इसको इस साइड में पास कर लेते, तो W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू Q इंटू 965 डिवाइड बाई 96500 इंटू मोल रेशियो ऑफ फर्स्ट सेल। ये हो गया सेल 1 के लिए। ओके, सेल 2 के लिए क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, W2 इज इक्वल टू, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही रहेगी दोनों में, इसलिए उसको नंबर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बैटरी का सोर्स एक ही है। 96500 ये भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे होगा मोल रेशियो किसका, अभी सेकंड सेल का, इनटू मोलर मास किसका, सेकंड का। सो मैं उसे M2 कंसिडर कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, W2 अपॉन M2 इज इक्वल टू Q 96500 इंटू मोल रेशियो ऑफ द सेकंड सेल। ओके, तो ये एक फार्मूला मिला हमें, ये एक फार्मूला मिला। ओके, तो ये जो फार्मूले दोनों मिल चुके हैं हमें, इन दोनों फार्मूलों को अगर हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लिखें, मतलब M1 एंड M2 आर द मोलर मासेस ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रोड इन सेल 1 एंड सेल 2 रिस्पेक्टिवली। तो क्या हम इन दोनों की कौन से क्वांटिटी सेम है, इन दोनों को देखो, इन दोनों की ये क्वांटिटी सेम है। ओके, मतलब अगर इस मोल फ्रैक्शन को हम इस साइड में कर ले तो Q अपॉन 96500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 इंटू मोल रेशियो 2। इसका भी अगर मोल रेशियो को इस साइड में कन्वर्ट कर ले तो ये क्या बन जाएगा, वैसे ही होगा। मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो यस इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। सपोज ये क्वांटिटी इस साइड में शिफ्ट कर ली और ये भी क्वांटिटी इस साइड में शिफ्ट कर ली, तो एक बाजू में क्या रहेगा दोनों के,
Q अपॉन 96500, मतलब यहाँ पे लिखी देती हूँ मैं, तो Q अपॉन 96500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W1 M1 इंटू मोल रेशियो ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो मैं यहीं पे लिखती हूँ इंटू मोल रेशियो ऑफ 2, और यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, तो आ रहा है समझ में। तो ये देखो ये दोनों सेम है, तो क्या इन दोनों क्वांटिटी को हम इक्वल कर सकते, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू मोल रेशियो ऑफ 2। तो क्या फॉर्मूला मिला हमें फॉर्मूला मिला W1 मतलब मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म इन फर्स्ट सेल अपॉन मोल रेशियो जो कि फर्स्ट सेल का होगा इनटू M1 मतलब मोलर मास जो प्रोडक्ट फर्स्ट सेल में फॉर्म हो रहा है उसका, इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो किसका, सेकंड सेल की बात कर रहे हैं, इंटू M2। तो हमें ये फॉर्मूला मिला। अभी इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलो हमारे पास ये 5 फार्मूले प्रेजेंट है। पहला है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम इज इक्वल टू करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड, सो Q इज इक्वल टू IT। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम मतलब Q अपॉन 96500, या फिर कूलम के लिए ये वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, देन ए मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो, Q के लिए IT भी यूज़ कर सकते, करंट एंड टाइम। उसके बाद है द मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, या फिर Q की वैल्यू IT डाल के उसे भी वापस लिख सकते हो। उसके बाद है अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं और इनमें से किसी एक वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, W1 अपॉन मोल रेशियो ऑफ 1 इंटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट सेल इज इक्वल टू वेट ऑफ सेकंड सब्सटेंस W2 इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ सेकंड इंटू मोलर मास ऑफ सेकंड सेल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, अभी यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने। तो चलो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब अगर चार्ज 1 कूलम होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यहाँ पे देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻9, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख चुके हैं 11th में। ओके, इतना क्या होता है उस पर चार्ज होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टोटल चार्ज 1 कूलम कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, क्या आएगा 1 अपॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये 19 ऊपर चला जाएगा, लॉग टेबल यूज़ करो आप लोग, 6.242 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा 18। तो इतना क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज होगा। तो क्या है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टोटल चार्ज 1 कूलम, तो अगर कोई सेल दिया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज क्या होता है, 1 कूलम होता है। ओके, तो
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बहुत ही निग्लिजिबल होता है। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टोटल चार्ज कितने होगा यहाँ पे 1 अपॉन क्या होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6.242 इंटू 10⁻⁻18, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ टोटल चार्ज 1 कूलम इज 6.242 into 10⁻18. See the second numerical. What is mass of copper metal produce? हमें मास फाइंड आउट करना है, मतलब W फाइंड आउट करना है। At the cathode during passing 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट दिया है थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और टाइम भी मेंशन किया है 100 मिनट, अभी मिनट है सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कॉपर का मोलर मास उन्होंने दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। तो जो 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 दिया है वो लिख लेते हैं पहले। हमें दिया है करंट, मतलब क्या है, करंट को हम यहाँ पे सी ने आई कंसिडर करते हैं। करंट आई कितना दिया है 5 एम्पियर। उसके बाद टाइम टी कितना दिया है 100 मिनट से, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 100 इंटू 60 ये क्या हो जाएगा सेकंड। अभी सिंप्लीफाई मत करो, आगे जाके करना ही है, रहने दो वैसे। ओके, उसके बाद क्या दिया है मोलर मास दिया है, मैं यहाँ पे उसे कैपिटल एम कंसिडर कर रही हूँ। कितना दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डब्लू। डब्लू कितना है वो फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे हमें मोल रेशियो दिया है क्या, मोल रेशियो नहीं दिया है हमें मोल रेशियो की भी यहाँ पे ज़रूरत है। तो देखो कॉपर सल्फेट की हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मोल रेशियो के लिए। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा CuSO4 जो होता है उसमें से स्टोइचियोमेट्री का फॉर्मेशन हमें देखना है। तो CuSO4 मतलब कौन से आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे होंगे Cu++ एंड SO4-। तो अभी हम SO4 की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ कॉपर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कॉपर का मास पूछा है इसलिए इसको छोड़ देते। तो Cu++ आयन का अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन लिखने जाएंगे, हाफ ये एक्वियस में था, तो इसे डिस्चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये क्या फॉर्म करेगा 1 मोल ऑफ कॉपर। मतलब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो ये हो गया 1। अगर हम अभी निकालने जाएंगे मोल रेशियो तो क्या होगा, देखो मोल रेशियो निकाल रहे हैं हम इस रिएक्शन का। तो मोल रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था मोल रेशियो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितने प्रोडक्ट के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 अपॉन क्या था मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो रहे हैं यहाँ पे 2। तो मोल रेशियो कितना आएगा इसका 0.5। तो क्या करना है, जिस आयन का हमें पूछा होगा उस आयन का ऐसे स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन लिख लो और उसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। मोल रेशियो का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड हुए 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.5। तो चलो अभी हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मोल रेशियो भी हमें पता है, मोल रेशियो कैलकुलेट किया अभी हमने, रेशियो है इसलिए कोई यूनिट नहीं होगा 0.5, तो इसे मैं अभी मिटा देती हूँ। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है W। तो चलो W का वैल्यू फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। अभी सारी जो क्वांटिटीज़ है आपके पास प्रेजेंट है, सिर्फ ऐड करनी है। आई कितना है 5, टी कितना है 100 इंटू 60, मोल रेशियो कितना है 0.5, मोलर मास कितना है 63.5 डिवाइड बाय 96500। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा यहाँ पे देखो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये दोनों हट गए। ओके,
5 से इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो और सारे कैलकुलेशंस इजी वाले कर सकते हो, इजी वाले कैलकुलेशन। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर 9.87 और ये वेट है इसलिए कि इसमें आएगा ग्राम में आएगा मास। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये पॉइंट हट जाएगा, इससे इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो और कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम लग रहा है वो लोग लॉग टेबल यूज़ करोगे तो वेट कितना आएगा 9.87 ग्राम। सो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज 9.87 ग्राम। सी द थर्ड न्यूमेरिकल, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड व्हेन 0.8 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 आवर थ्रू द मोल्टन CaCl2। तो चलो क्या क्या गिवन है वो देख लेते, जो दिया है वो पहले लिख लेते, क्या कैलकुलेट करना है वो भी देख लेते। तो यहाँ पे करंट दिया है I कितना है 0.8 एम्पियर, उसके बाद टाइम दिया है कितना 1 आवर। तो 1 आवर को अगर हमें क्या कन्वर्ट करना है किस में, सेकंड में, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा ऐसे, रहने दो ऐसे ही, बाद में कैलकुलेट करना ही। ओके, क्या पूछा है अभी यहाँ पे देखो, हमें पूछा है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे वो पूछा है। ओके, तो सबसे पहले हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। लेकिन Q क्या होता है हमें पता है, Q क्या होता है I इंटू टी। तो मैं Q की जगह पे IT लिख रही हूँ यहाँ पे। हाँ, I की वैल्यू कितनी है 0.8, T की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 60 डिवाइड बाय क्या होगा 96500। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया। तो क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे हमें, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा 0.03 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर आपके बुक में ऐसे दिया है कि उन्होंने पहले Q को कैलकुलेट कर लिया पहले स्टेप में, फिर वो वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट Q की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करो या फिर Q की जगह पे IT ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने वो स्टेप थोड़ा सा स्किप कर दिया है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। ओके, तो चलो इसका आंसर होगा 0.03 मोल। तो क्या होगा आंसर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू मोल्टन CaCl2 इज 0.03 मोल इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही सेम टाइप का एक एग्जाम्पल है फोर्थ वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.6 एम्पियर करंट इज पास। तो यहाँ पे 1.6 था, वहाँ पे 0.8 था, और वहाँ पे भी 1 आवर था, यहाँ पे भी 1 आवर ही टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उससे डबल हो जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, सेम टाइप से कैलकुलेट करना है। वहाँ पे यहाँ पे AlCl3 थी और वहाँ पे क्या था CaCl2 था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही फार्मूला यूज़ करना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू IT डिवाइड बाय 96500। I की वैल्यू होगी 1.6 और T की वैल्यू होगी 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 96500। सिंप्लीफाई करो और कैलकुलेट करो। आंसर मुझे क्या करना है, मैसेज करना है या फिर कमेंट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड मोलर मास इज गिवन। तो चलो जो दिया है पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या है दिया हुआ लिख लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्या फाइंड आउट करना है वो समझ में आ जाता है। ओके, सबसे पहले सिल्वर का वेट दिया है 2.415। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग का मीनिंग भी होता है कि टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ग्राम में दिया है, I भी दिया है 3 एम्पियर दिया है, मास को मैं कैपिटल M लिख रही हूँ, सॉरी मोलर मास को 107.9, T को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ओके,
और यहाँ पे जब भी टी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टी को कैलकुलेट करना है इनटू द मिनट। यहाँ पे टी हमें किस में मिलेगा, मिनट में मिलेगा। ओके, तो अगर हमें टी को कैलकुलेट करना है और इतने सारे वैल्यूज़ हमें पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टी को कैलकुलेट करने के लिए। तो टी को कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास भी दिया है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डब्लू का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, डब्लू इज इक्वल टू आई टी डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। इसमें से हमें W पता है, I पता है, मोलर मास पता है, मोलर रेशियो क्या करना पड़ेगा, मोलर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसके लिए, सिल्वर के लिए। तो देखो अभी जो सिल्वर का स्टोचियोमेट्री होता है, ये सिल्वर जनरली होता है Ag प्लस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। अगर इसे डिस्चार्ज होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये क्या करेगा, एक सिल्वर को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा सॉल्यूशन में। ओके, तो देखो अभी जो मोल रेशियो है वो क्या आएगा इसके लिए, मोल रेशियो क्या होता है, प्रोडक्ट की स्टोचियोमेट्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 1/1, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि हमें पता चल चुका है कि मोल रेशियो कितना लेना है, मोल रेशियो यूज़ करना है 1। ओके, तो चलो हमारे सामने फार्मूला है, सारे वैल्यू पुट करते और कैलकुलेट करते टी को। अगर टी को कैलकुलेट करना है तो इन सब को इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इन सब को इस साइड में क्या कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, या फिर वैल्यू पुट कर लो उसके बाद शिफ्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले शिफ्ट ही कर लेते। सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू 96500 डिवाइड बाय, यहाँ पे यह आई मल्टीप्लाई था, या इधर जाके डिवाइड होगा, मोल रेशियो भी डिवाइड होगा, उसके बाद मोलर मास भी डिवाइड होगा। तो देखो क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, कहा गया 3, सॉरी W पहले यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 2.415 इंटू 96500 डिवाइड बाय आई कितना है 3, मोलर मास 1, मोल रेशियो 1, मास 107.9। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करो और टाइम को कैलकुलेट करो। आपका जो टाइम होगा वो टाइम किस में आएगा, यहाँ पे सेकंड में आएगा। पहले 7 सिंप्लीफाई कर दो, ये आएगा 720 सेकंड। तो हमें टाइम मिनट में चाहिए, तो 720 सेकंड को अगर 60 से डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, टाइम इन मिनट। सेकंड में रहने दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन टाइम को हमेशा मिनट में कन्वर्ट कर लिया करो जब अगर टाइम पूछा है। तो यहाँ पे ये एस मतलब सेकंड है, मैं सेकंड ही लिख देती हूँ। तो ऐसे क्या है, कैलकुलेट करना है। हाउ लॉन्ग कहा जाए तो टाइम, तो क्या होगा इसका आंसर, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड इज 12 मिनट। तो 12 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इतना क्या होगा, सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन 1 आवर एंड व्हाट इज गिवन, मोलर मास ऑफ कॉपर इज गिवन 63.5। अभी हमने टाइम को कैलकुलेट किया था, अभी हमें क्या करना है, करंट को कैलकुलेट करना है। तो चलो क्या क्या दिया है, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में दिया है, सबसे पहले दिया है W दिया है, कितना है 2.4 ग्राम। उसके बाद टाइम दिया है, कितना है 1 आवर। इसको कन्वर्ट कर लो, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ दिया है मोलर मास को मैं m लिख रही हूँ 63.5। हमें यहाँ पे मोल रेशियो की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला है W इज इक्वल टू
IT डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। तो मोल रेशियो पता नहीं है, कॉपर का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वापस। याद है कॉपर का हमने एक बार किया है और एक न्यूमेरिकल में। तो Cu++ आयन जो होते एक्वियस में 2 प्लस साइन है, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब डिस्चार्ज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब एक कॉपर का क्या होगा, मोल क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे जो मोल रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन। तो 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.5। ये ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल में मैंने बताया आप लोगों को। ओके, तो चलो कौन सा फार्मूला है हमारे पास, कैलकुलेट क्या करना है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला कौन सा है हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू IT डिवाइड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। ओके, तो चलो हम क्या करते हैं, I के लिए फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो I इज इक्वल टू W इंटू 96500, W ज़्यादा स्प्रेड हो गया, डिवाइड बाय क्या आएगा अभी, टाइम मोल रेशियो, और ये मोलर मास को मैं कैपिटल M लिख ले रही हूँ। तो देखो W था 2.4 ग्राम है, हाँ ये 9 नहीं है, उसके साथ था 96500 डिवाइड बाय क्या क्या है, देखो टाइम है 60 इंटू 61 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोल रेशियो 0.5, मोलर मास से 63 पॉइंट कितना दिया है 5। तो चलो इसके आगे का काम आप लोग कर सकते हो ना, कैलकुलेट कर लो इसको। तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट जाएंगे। ओके, और सिंप्लीफाई करो और आंसर यहाँ पे होगा 2.03 एम्पियर। ओके, तो क्या आंसर होगा, द करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज 2.03 एम्पियर। मतलब 2.03 एम्पियर करंट को अगर कंटिन्यूस 1 आवर के लिए पास करते हो तो 2.4 ग्राम कॉपर क्या होगा, कॉपर सल्फेट में से कैथोड पे डिपॉजिट होगा। सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, how many moles of electrons are required for reduction of 3 mole of Zn+2 from to Zn? How many faradays of electricity will be required? ऐसा क्वेश्चन है, थेरोटिकल क्वेश्चन ही है ये, एक्चुअल में ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, रिडक्शन जो है इस रिडक्शन के रिएक्शन को लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, Zn2+ को Zn में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, देखो Zn2+ required 2 electron, then Zn is formed। ओके, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 1 मोल Zn2+ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने मोल कहा है उन्होंने, तो 3 मोल को कितने लगेंगे, 3 मोल Zn+ को कितने लगेंगे, उतना तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, कितने लगेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, राइट। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 लग रहे, 1 मोल के लिए 2 लग रहे हैं, तो 3 मोल के लिए कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और हमने जब कैलकुलेट किया था तब हमने देखा था कि यहीं पे लिख रही हूँ मैं, तो हमने देखा था क्या कि जो फैराडे होता है, फैराडे मतलब कितना होगा, 1 फैराडे इज इक्वल टू, मैंने आप लोगों को बताया था 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। ओके, तो 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे इतना होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 6 फैराडे। तो ये हो गया पहला आंसर और ये हो गया दूसरा। So answer is, for reduction of 3 moles of Zn+2 ion, 6 moles of electrons will be required and 6 Faraday of electricity will be
रिक्वायर्ड। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी लगेंगी? 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी। नेक्स्ट सेम टाइप का न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए होमवर्क है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 5 मोल्स ऑफ Cr3+2 Cr? हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड? मैं आप लोगों को सिर्फ एक हेल्प करूंगी कि मैं आपको इसकी जो बैलेंस रिएक्शन है वो दिखाऊंगी। तो Cr3+ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये Cr क्या होगा? डिपॉजिट होगा। मतलब 1 Cr3+ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 के लिए कितने लगेंगे? आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कितने लगेंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? उतनी लगती जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 15 फैराडे। अच्छे से लिख लो सिर्फ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, in a certain electrolysis experiment 4.36 gram of zinc are deposited in one cell containing ZnSO4 solution. Calculate the mass of aluminum deposited in another cell. मतलब यहाँ पे 2 सेल क्या है? कनेक्टेड है सीरीज में। दूसरे में क्या है? AlCl3। दोनों का मोलर मास दिया है। जिंक का जो है वो है 65.3 और जो एल्यूमिनियम है उसका कितना है? 27। तो देखो इन शॉर्ट क्या है, उन्होंने ऐसे 2 सेल को क्या किया है? सीरीज में ज्वाइन किया है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड। ओके, यहाँ पे सिंगल बैटरी से उनको ज्वाइन कर दिया है और ऐसे इसमें दोनों में सॉल्यूशन है। यहाँ पे है ZnSO4 और यहाँ पे है AlCl3। AlCl3 कहाँ है ना? कहाँ गया? अनदर कंटिन्यू AlCl3। यस। तो ऐसे 2 सीरीज में कनेक्टेड है। हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट। जिंक का मास उन्होंने दिया है, कितना डिपॉजिट हुआ है। यहाँ का मास मतलब W1 पता है, हमें W2 कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट कर रही हूँ क्योंकि 2 सेल का लिखना है। W1 दिया है, जिंक सल्फेट के सेल को मैं 1 कर कंसिडर कर रही हूँ। AlCl3 को यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ZnSO4 को मैं फर्स्ट कंसिडर कर रही हूँ और AlCl3 को सेकंड सेल। तो उसका W1 दिया है कितना है? 4.36 ग्राम। उसका M1 भी दिया है कितना है? 65.3। यहाँ पे W2 को हमें कैलकुलेट करना है और M2 मतलब मोलर मास दिया है एल्यूमिनियम का 27। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा? W1 अपॉन मोल। हमें दोनों का मोल रेशियो चाहिए, तो इसका भी हमें मोल रेशियो चाहिए जिसे हम कहते हैं मोल रेशियो 1, और इसका भी हमें मोल रेशियो चाहिए जिसे हम कहते हैं मोल रेशियो 2। ओके, तो चलो दोनों की रिएक्शन लिख के देखते हैं और मोल रेशियो निकालते हैं। क्या होगा? यहाँ पे Zn++ को डिस्चार्ज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो क्या बनाएगा? 1 Zn बनाएगा। मतलब मोल क्या हो जाएगा? 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। और यहाँ पे देखो Al पे 3+ चार्ज होते हैं, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी डिस्चार्ज होने के लिए, तब एक एल्यूमिनियम क्या हो सकता है? डिपॉजिट हो सकता है। मतलब ये क्या होगा? 1/3। ओके, आ रहा है समझ में? तो ये होगा 1/3। तो 1/3 को वैसे ही रहने दो, या फिर 1/3 को क्या कर लेते हम? कैलकुलेट कर लेते। तो इसे कन्वर्ट कर लो 0.333 ऐसे, या फिर वैसे ही रहने दो। ओके, अभी हमें सारे वैल्यू पता चल चुके हैं, इस रिएक्शन की अभी कोई ज़रूरत नहीं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? हमारे पास फॉर्मूला है W1 अपॉन मोल रेशियो ऑफ फर्स्ट इंटू M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो हमें सारे वैल्यू पता है, सिर्फ W2 को कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहीं पे फॉर्मूला आप लोग देख लो एक बार। W2 की वैल्यू, W1 की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे वो वैल्यू लिख रही हूँ 4.36
मोल रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0.5, M1 कितना है इसका 65.3, W2 तो कैलकुलेट करना है, इसका कितना है 0.3334 चार बार ले लो। ओके, M2 कितना होगा 27। तो चलो अच्छे बच्चे हो, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करो। ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब मैं यहीं से कट कर रही हूँ, इंटू 0.3333 इंटू 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2। ओके, तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो W2 की वैल्यू आएगी 1.2 ग्राम। चलो लॉग टेबल उठाओ और लॉग टेबल से इसे कैलकुलेट करो, या फिर सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लो। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आता हो तो खुद से कर लो, नहीं आता है तो लॉग टेबल से करना है। सो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड इन अनदर सेल इज 1.2 ग्राम। तो आया है अच्छे से समझ में, कितना होगा 1.2 ग्राम क्या होगा डिपॉजिट होगा। तो चलो लास्ट आप लोग के लिए होमवर्क है ये, आप लोग खुद से करोगे। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल, मास किस में चाहिए ग्राम में चाहिए, प्रोड्यूस एट कैथोड बाय पासिंग 15 एम्पियर, ये 15 है, 15 एम्पियर करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है 100 मिनट, उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो, करंट दिया है 15 एम्पियर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मास। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा वो देखो, और उसके हिसाब से क्या करना है आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करोगे, वो जो भी आंसर होगा वो आंसर क्या करना है मुझे मैसेज करना है। तो क्या है यहाँ पे कॉपर सल्फेट ही है, कॉपर ही मेटल है, कॉपर मेटल का पूछा है, तो अच्छे से देखो और आंसर कैलकुलेट करना है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स थे एडिशनल जो थे आपके एक्सरसाइज के थे, सारे मैंने कवर कर लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड जो सेल बाकी है हमारा गैल्वानिक, और उसे वोल्टेइक सेल कहते हैं, जिसका हम एग्जांपल देखेंगे डैनियल सेल। वो भी एक बड़ा टॉपिक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जितने भी न्यूमेरिकल लिए उसको एक बार क्या करो, होमवर्क के नोटबुक में लिख लो और खुद से कैलकुलेट करो सबको। ओके, लॉग टेबल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।